राहुल जी ने गुजरात से ही यहीं से मंच पे से कहा कि इस बार हम गुजरात जीतेंगे और बीजेपी के गढ़ में ही बीजेपी को मात देंगे। इट्स डू और डाई, नाउ और नेवर। तो ये लड़ाई जो है अभी से शुरू हो रही है, क्योंकि 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव हैं और 2029 में फिर से लोकसभा चुनाव होंगे। तो ये जो बेस है भाजपा का गुजरात से, जैसे कहते हैं कि उनकी नाभि, उनकी नींव, तो यहीं पे उन्होंने, जैसे राहुल जी ने कहा था कि भाजपा के लोग आए थे यहाँ पे, इन्होंने पीसीसी ऑफिस में तोड़फोड़ करी थी, आपने हमारे घर को तोड़ा, अब हम आपकी घमंड और आपकी सरकार तोड़ेंगे। अब गुजरात कांग्रेस की फिर फंडिंग कैसे होती है? अब ये सब कुछ ही आप मुझे इस पे पूछेंगे तो आप ईडी भेजेंगे फिर जहाँ जहाँ से फंडिंग होती है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने संसद से साफ कहा था, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि इस बार बीजेपी को गुजरात में हरा कर रहेंगे, लिख के ले लो। ये शब्द थे राहुल गांधी के। अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का, उसके लिए जगह चुनी जाती है अहमदाबाद, गुजरात। लगभग 64 साल के बाद ऐसा संयोग हुआ है कि अधिवेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी का गुजरात में हो रहा है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मुमताज पटेल जी यहाँ पर कांग्रेस नेता मौजूद हैं। मुमताज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए गुजरात तो चुना गया, लेकिन इसका हासिल क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी को? आपने जैसे शुरुआत में कहा कि राहुल जी ने गुजरात से ही यहीं से मंच पे से कहा कि इस बार हम गुजरात जीतेंगे और बीजेपी के गढ़ में ही बीजेपी को मात देंगे। और अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ अहमदाबाद में इस बार हो रहा है 6 दशक के बाद, और एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। आपने देखा था गांधी जी की ज़मीं है, सरदार पटेल जी की ज़मीं है, यहीं से आज़ादी की लड़ाई जो है शुरू हुई थी। एक तरीके से अगर आप डांडी मार्च की बात करें, आप यहाँ पे जो आंदोलन गांधी जी ने किए थे उनकी बात करें, तो फिर से जो लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो गुजरात की भूमि से ही वापस शुरू करेंगे। कांग्रेस का रिवाइवल यहीं से हम करना चाहते हैं। एक संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं गुजरात में और पूरे देश में, क्योंकि यही वो भूमि है जहां से अभी भाजपा ने भी अपनी पकड़ और बेस बनाई है। तो यहीं पे हम मात देकर फिर से वापस आएंगे। लेकिन मुमताज जी, जिस जमीन से राहुल गांधी बीजेपी को हराने का दावा करते हैं, वादा करते हैं कि इस बार हरा कर रहेंगे, उसी जमीन पर आकर वो ये भी कहते हैं कि कई तो कांग्रेस में ही ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए बैठे हैं, और बड़े स्टर्न तरीके से उन्होंने ये बात कही थी। जी, तो जब देखिए बुरा वक्त चल रहा होता है तो समझना पड़ता है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्या क्या जो है उसको बदलना है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर। और ये राहुल जी को ये जो खबर या खोज या जैसे वो पता चला है कि हमारी जो है कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ पर है। और एक कमज़ोरी बहुत बड़ी यही है कि बहुत लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो हैं तो भाजपा के, लेकिन कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि कांग्रेसी हैं और भाजपा के साथ मिले हुए, नहीं हैं, भाजपा के ही पर हमारे बीच हैं। तो उनको चुन चुन के छांटा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, और फिर से जो है ज़मीन से राहुल जी कनेक्ट कर रहे हैं कि जो ज़मीनी संगठन है वो ऊपर के नेतृत्व से के साथ जुड़े, समझ आए कि क्या क्या परिस्थिति इन लोगों को झेलना पड़ता है, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं और किस वजह से कांग्रेस पार्टी बार बार यहाँ पे हार रही है। तो यही यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि जो सही कांग्रेसी हैं, जो असली कांग्रेसी हैं, जो विचारधारा से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को महत्वपूर्णता दी जाएगी, उन लोगों को आगे लाया जाएगा, और उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की संघर्ष के साथ ही कांग्रेस पार्टी को हम फिर से मजबूत करेंगे। जी, आपने कहा चुन चुन कर खोजा जा रहा है, निकाला जा रहा है, कोई चेहरे आप बताना चाहेंगी? कुछ अंदर की खबर है जो आप बता सकते? ऐसा देखिए, ऐसा है कि एक बड़ी ज़्यादा गंभीर और मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, ना ही गुजरात में पर पूरे देश में जो विपक्ष है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं बात करती हूँ, क्योंकि जो सत्ता पक्ष अभी है, जो सरकार हमारे पास अभी एक, चाहे गुजरात में कहीं भाजपा की या फिर पिछले 11 वर्षों से दिल्ली में,
एक तरीके से भय की राजनीति चल रही है, प्रोपेगेंडा की राजनीति है और गलत प्रोपेगेंडा की राजनीति है, जिससे कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है और इन परिस्थिति में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो जो बहुत मजबूत हैं, जिनमें बहुत धैर्य है, जिनमें बहुत सब्र है, जिनमें बहुत हिम्मत है, वही टिक पाएंगे, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो साथ देता है वही आगे जाके जीत हासिल करता है। तो यहाँ पे जो कमज़ोर लोग हैं और जो कमज़ोर हैं क्योंकि डर गए, कमज़ोर हैं क्योंकि प्रेशर में आ गए, कमज़ोर हैं क्योंकि लालच में आ गए, तो उन लोगों को ढूंढ के समझा जा रहा है या उनको कहा जा रहा है कि आप जाना चाहें तो जाएं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से भी कोई इंटेल जा रहा है क्या राहुल गांधी जी को या फिर हाईकमान को? नहीं, देखिए पता चल जाता है, पर शायद अब इस पे जो कार्यवाही करी जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से करी जाएगी। इट्स डू और डाई, नाउ और नेवर। तो ये लड़ाई जो है अभी से शुरू हो रही है, क्योंकि 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव हैं और 2029 में फिर से लोकसभा चुनाव होंगे। तो ये जो बेस है भाजपा का गुजरात से, जैसे कहते हैं कि उनकी नाभि, उनकी नींव, तो यहीं पे उन्होंने, जैसे राहुल जी ने कहा था कि भाजपा के लोग आए थे यहाँ पे, इन्होंने पीसीसी ऑफिस में तोड़फोड़ करी थी, आपने हमारे घर को तोड़ा, अब हम आपकी घमंड और आपकी सरकार तोड़ेंगे। विकेट डाउन होने वाले हैं क्या गुजरात कांग्रेस से? कुछ वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें अभी आगे के लिए भी बातें रहनी चाहिए। लेकिन पिछले बीते सालों में जो गुजरात कांग्रेस में हमने हालात देखे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी खुद खुलकर बात कर चुके हैं जी। अगर इस तरह से इनफाइटिंग या फिर इस तरह से बगावती तेवर देखने को मिले, 2027 में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी पहला ऐसा राज्य जहां इतनी पहले वॉर फुटिंग से तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, अगर ऐसे ही इनफाइटिंग चलती रहेगी, आपसी मतभेद चलते रहेंगे, तो फिर तो और नेता भी आपको टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं और ये खुद राहुल जी ने इसको माना है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, ये जो कमज़ोरी है ये इसलिए भी आती है कि इनफाइटिंग जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी भी कांग्रेस पार्टी अलाउ करती है। ऐसा नहीं है कि इनफाइटिंग भाजपा में या बाकी पार्टियों में नहीं है, पर वहाँ पे एक डिक्टेट चलता है, तो आप एक पॉइंट के बियॉन्ड कुछ बोल नहीं सकते। तो जैसे हम कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, वैसे उनकी पार्टियों में भी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सबको मौका मिलता है कि वो अपनी बात रख सकें, और अगर रखते भी हैं, शायद मैं कह सकती हूँ कि कमी रही है कि फिर आपने डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं किया, क्योंकि सबको बोलने का मौका दिया, सबको खुल के बगावत करने का भी मौका दिया। परिवार होता है तो मतभेद होते ही हैं, लड़ाई झगड़े होते ही हैं, हर जगह होता है, पर हो सकता है कि अब कांग्रेस को इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी पड़ेगी। तो कमज़ोरियाँ समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों की गलतियाँ हुई हैं, किस वजह से कांग्रेस पार्टी जो है कमज़ोर होती जा रही है और किस वजह से कांग्रेस पार्टी जीत क्यों नहीं रही है। फोकस इसी पे किया जाएगा कि इन कमज़ोरियों को वापस हम स्ट्रेंथ्स में किस तरह बदल सकें, किस तरीके से संगठन को मजबूत कर सकें, ग्रास रूट लेवल से घर घर तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का जो संदेश है वो कैसे पहुंचा सके, लोगों को कैसे वापस भरोसा दिला सके। लेकिन इसी को बीजेपी मैनेजमेंट का नाम देती है कि बीजेपी तो अच्छा खासा मैनेज कर लेती है, अपने गुट को साथ, कीप द फ्लॉक टुगेदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ पर राज्य राज्य में विफल होती नजर आती। हमने हरियाणा में झटके देखे, महाराष्ट्र में देखा विफलता कांग्रेस पार्टी को मिली, सफलता नहीं मिली, और अब गुजरात पर क्योंकि फोकस है, गुजरात को लेकर बात हो रही है कि कांग्रेस इज नॉट एबल टू कीप द फ्लॉक टुगेदर, तो वो कैसे होगा? नहीं, देखिए पावर का जो कंट्रोल है, क्योंकि सत्ता में है, उनके पास पावर है, उनके पास इतना कंट्रोल है, हर चीज़ की उनके पास सहूलियत है आपके साथ। अगर पूरा एस्टैब्लिशमेंट, पूरा सिस्टम है, और वो इसलिए है क्योंकि आपने डरा के प्रेशर डाल के रखा हुआ है। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास इलेक्शन कमीशन है, आपके पास इलेक्शन कमिश्नर है, जुडिशरी भी एक तरीके से कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है। मैनेजमेंट स्किल जो बोल रहा है वो हर एस्टैब्लिशमेंट को, हर डेमोक्रेटिक जो
एस्टैब्लिशमेंट से सिस्टम है, सबको मैनेज कर रहे हैं, और ये मैनेज हो रहा है पैसों से, ये मैनेज हो रहा है प्रेशर से, ये मैनेज हो रहा है फियर से, फियर फैक्टर जो कहते हैं। तो जाहिर है कि फिर परफेक्ट मैनेजमेंट तो होगी ना। अगर हमारे पास भी शायद वो सब होता तो हम भी, आप आजकल इलेक्ट्रल रोल मैनेज कर रहे हैं, आप बूथ्स मैनेज कर रहे हैं, आप वोट्स मैनेज कर रहे हैं, इट इज़ बाय हुक और बाय क्रुक। एंड मैं फिर कहती हूँ कि इट इज़ ऑल मोस्टली बाय क्रुक। अगर लेकिन विपक्ष जो है जितनी आवाज़ उठा ले, जितना चिल्लाते हैं, ये लोग फिर भी मीडिया भी मैनेज कर लेते हैं। तो जो परसेप्शन बैटल है वो हम हारते इसलिए हैं बिकॉज एक ही साइडेड मैसेज लोगों के बीच में पहुंच रहा है, प्रोपोगेंडा एक ही तरफा पहुंच रहा है, तो हमारी बात कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन काउंटर क्या है, तोड़ क्या है इस सबका? आप कह रहे हैं कि सब कुछ ही मैनेज हो जाता है, A to Z एवरीथिंग इज मैनेज्ड, फिर तोड़ क्या है? व्हाट इज यही इसी बात का तो डर है ना, इसी बात का डर है कि संविधान जो है जिसने हम लोगों को जो गारंटीज दे रखी है उसको आप कुचल रहे हैं। जिस तरीके से आप कानून बदल रहे हैं, हम जो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, ये स्लोगन सिर्फ नहीं है, दिख रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप अगर सड़क पे उतरते हैं, आपने कहा कैसे मैनेज करेंगे आम इंसान, या पहले क्या करते थे, आप सड़क पे उतरते थे और आप आज पीसफुल प्रोटेस्ट भी अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर फाइन हो जाती है, आपके घरों पे बुलडोज़र चल जाता है। तो लोग तो डरेंगे ही, लोग फिर चाहते हैं कि भाई हम अपनी ज़िंदगी शांति से जिए, हमें इसमें क्या फंसना। तो आपने डरा के रखा हुआ है, तो आम आदमी बेचारा जिसके पास वैसे ही खाने के वांदे पड़े हुए हैं, वो इन सब चक्करों में क्यों पड़ेगा। आप गरीब इंसान का घर तोड़ देते हैं क्योंकि उसने मुंह खोलने की हिम्मत करी। तो इस तरीके से अगर मैनेज करना है तो फिर हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे कहेंगे। जी, अब एक तरफ बीजेपी की मैनेजमेंट की हमने बात की, दूसरी तरफ एक शिकायत जो रहती है कांग्रेस के अंदर से निकलती हुई शिकायत है फाइनेंशियल जो हेल्थ है कांग्रेस पार्टी की, उसे लेकर भी कांग्रेस के नेता खुद कहते हैं कि हमारे पास वो बराबर का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है। वही मैनेजमेंट स्किल में आता है कि आपने कॉरपोरेट्स को इतना डरा के रखा है कि जहाँ पता चलता है कि कोई कॉरपोरेट है जो डोनर्स हैं, उन्होंने अगर थोड़ा सा भी इस तरफ अपनी मदद दिखा दी तो उनके ऊपर ईडी पहुंच जाती है। मैं कौन इन चक्रों में पड़ेगा। जब एक गरीब आदमी नहीं पढ़ना चाहता, एक बड़ा आदमी जो है जिसके पास पैसा है, जिसके पास अपना एस्टैब्लिश बिजनेस है, वो कहाँ इन चक्रों में पड़ेगा। तो जितना आप देखेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड है, कहाँ की फेयरनेस है कि आप 90% ऊपर जो है रूलिंग पार्टी है भाजपा है उसी को जा रही है। 10 वर्षों में बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। आप पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, पर आप 10 वर्ष में आपने करोड़ों के ऑफिस छोटे छोटे शहरों में खोल डाले, आप दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए। तो आपके पास तो पैसा अंधाधुंध है, तो जाहिर है कि इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। कांग्रेस को तो अगर कोई 5 रुपये भी, आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा था, अकाउंट फ्रीज कर दिए। अब ये बताइए कि ये कहाँ की फेयरनेस है। आपने कांग्रेस पार्टी, एक नेशनल पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, कोई पुरानी 20 साल पहले के केस का बहाना लेकर। अब गुजरात कांग्रेस की फिर फंडिंग कैसे होती है? अब ये सब कुछ ही आप मुझे इस पे पूछेंगे तो आप ईडी भेजेंगे फिर जहाँ से फंडिंग होती है। नहीं, देखिए ऐसे भी बहुत लोग हैं जो यकीन रखते हैं लोकतंत्र में, जो जानते हैं कि गलत हो रहा है देश के साथ, जनता के साथ, तो देयर आर वेल विशर्स एंड वी आर ग्रेटफुल टू दोज वेल विशर्स जी, जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में अपना भरोसा जताते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ निडर होके खड़े हुए हैं। कौन है सबसे निडर नेता आज की राजनीतिक माहौल में? आप देखिए राहुल जी जो हैं बेझिझक बिना डरे, चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, खुल के बोलते हैं। उनके ऊपर आपने उनसे उनकी संसद की सीट छीन ली, आपने घर छीन लिया उनका, आपने उनके परिवार के ऊपर हर किस्म के केस किए। पिछले 20 साल से भाजपा जो है उनकी छवि बिगाड़ने में करोड़ों रुपए खर्च करती आ रही है। आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा देखिए, आप अपनी ट्रोल आर्मी देखिए, कुछ भी होता है, जिस तरीके के पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, जिस तरीके से उनके पीछे लगे रहते हैं, पर फिर भी वो डरते नहीं हैं। वो बिना डरे खुल के लड़ रहे हैं जंग।
मुमताज़ जी, एक तरफ आप बड़े कन्विक्शन से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखती हैं, दूसरी तरफ आपके भाई फैसल पटेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और वो भी ये बताते हुए कि मैं कितना हर्ट हूँ, मुझे हर रास्ते पर रिजेक्शन मिली, आई वाज डिनाइड एन अपॉर्चुनिटी, ये सब उनकी तरफ से कहा गया। ओके, तो क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरे भाई फैसल ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं थे, और वो जो ट्वीट था उसका गलत कॉनोटेशन निकाला गया था। उनका कहने का ये मतलब था क्योंकि अहमद पटेल के परिवार से आते हैं, उनके सुपुत्र हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस के रिलेटेड कुछ भी काम हो, चाहे किसी को कोई पद सिफारिश, चाहे किसी को छोटा सा भी काम हो, तो वो आते हैं उनके पास। तो उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि कांग्रेस रिलेटेड मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मैं दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। बट ऑफिशियली वो कभी भी पार्टी के मेंबर नहीं थे, तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने फिर भी, अगर आप देखेंगे, आखिरी में कहा कि मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी का समर्थन करूंगा, कांग्रेस मेरा परिवार है, और बिल्कुल हम लोग, मैं आज पार्टी में हूँ, पर अगर मैं पार्टी में नहीं भी होती तो कांग्रेस और कांग्रेस के जितने हमारे लोग हैं, ये हमारा परिवार है, और हम इस विचारधारा के साथ जुड़े हैं, और इस वजह से हम कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं। जी जी अब इससे मुझे भरूच की सीट भी याद आती है। जी। पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ, आप चाह रही थी वहां से आपको टिकट मिले, नाराज थी आप भी पार्टी से? नहीं, तो टिकट का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम लोग एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसे लोकसभा चुनाव में तैयारी होती वैसे तैयारी कर रहे थे, और जो आपने इतना शोर शराबा सुना वो इस बात का था कि इंडिया अलायंस पे हमारा पूरा भरोसा था, पर जो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट थी उस पे ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये सीट जो है ये कांग्रेस पार्टी लड़े। इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं लड़ूं, अगर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी देने का सोचते तो बिल्कुल वो जिम्मेदारी में लेती, पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का सिंबल जो है वो एक ऑप्शन जनता के लिए होना चाहिए था, क्योंकि आज़ादी से लेकर अब तक ऐसा कभी मौका नहीं आया कि कांग्रेस एक ऑप्शन नहीं रहा हो, वो भी भरूच में। और भरूच में उस टाइम पे बहुत आर्ग्यूमेंट हुई कि ये सीट 30 वर्ष से कांग्रेस जीती नहीं है, पर अगर कांग्रेस नहीं भी जीती थी, कांग्रेस पार्टी के सांसद अहमद पटेल जी राज्यसभा में पहले 3 टर्म लोकसभा से, फिर 6 टर्म राज्यसभा से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी से रिप्रेजेंट करते थे। तो कांग्रेस वहाँ हमेशा से मजबूती से प्रेजेंट थी, और लोग भी जो थे उन्हें चाहे लोकसभा से ना भी जीते हों, पर उनके पास एक सांसद था कांग्रेस का हमेशा से। सो लड़ाई इस बात की थी कि आम आदमी पार्टी कोई और सीट लड़ ले, ट्राइबल कैंडिडेट थे तो हमारे। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट से आप थोड़ी नाराज थी? जी, अरेंजमेंट, और दूसरा कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में कांग्रेस क्यों स्पेस दे रही है। दिल्ली में समझ आता है अगर अलायंस होती है तो, पर गुजरात ट्रेडिशनली भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, तो यहाँ पे आप तीसरी पार्टी को क्यों स्पेस दे रहे हैं, वो भी अलायंस करके। जी जी। अच्छा, इससे मुझे एक और बात याद आती है। मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रही थी, उस दौरान पढ़ा कि आपके पिताजी अहमद पटेल जी नहीं चाहते थे कि आप पॉलिटिक्स में आए। उसके बारे में क्यों नहीं चाहते थे? नहीं, क्योंकि वो खुद एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, और उनको हमेशा लगता था कि मैं गलत प्रोफेशन में हूँ, और उन्होंने बहुत करीब से राजनीति देखी थी, और उन्हें उनका जो संघर्ष था, और तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चों को भी वो फेस करना पड़े, और उनको लगता था कि बहुत मुश्किल फील्ड है, और तो वो कहते थे कि दूर रहो, समाज सेवा करें आप। पर जो मेरी समझ है वो ये है कि राजनीति समाज सेवा के लिए ही होती है, तो बिना राजनीति के तो आप समाज सेवा नहीं कर सकते। उनके लिए बोलना आसान था कि समाज सेवा कर लें, पर वो कर सकते थे क्योंकि वो एक पोजीशन ऑफ पावर में थे। आज मैं करना चाहूँगी तो जब तक मैं एक पोजीशन ऑफ पावर में नहीं आऊँ, मैं जनता की सेवा नहीं कर सकती। तो वो फैसला जिसके लिए वो पहले मना किया करते थे, वो फैसला आपको आज ठीक लगता है, आपको रिग्रेट लगता है कि नहीं कहीं और होती शायद? देखिए, कोई भी फील्ड अगर आप चुने, संघर्ष हर जगह होता है। शायद हो सकता है राजनीति में ज़्यादा हो, और आज के हालात में तो और भी ज़्यादा है, पर रिग्रेट कुछ नहीं है, क्योंकि एक सेवा भाव के परिवार से आते हैं और चाहते हैं कि वो ट्रेडिशन कंटिन्यू रहे, तो जितना हमसे हो सकता है कोशिश पूरी जारी रहेगी। राजनीति में अगर मान लीजिए ना होती तो फिर कहाँ होती है? कुछ ना कुछ अच्छा लोगों का भला कर रही होती। आई वुड हैव बिन एन इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज फॉर श्योर।
फॉर श्योर। इन्फ्लुएंस से मुझे ये भी याद आया कि सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरें या आपकी खूबसूरती की बातें बहुत होती रहती हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि सब्सटेंस नहीं है, और दिल और दिमाग जो है वो सही जगह पर है। और जैसा मैंने कहा, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो विचारधारा सबको साथ लेकर चलने में कहती है। मैं धर्मनिरपेक्षता में बिलीव करती हूँ, मैं समानता में बिलीव करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि गरीब को उसका हक मिले। जो इंदिरा जी के वक्त स्लोगन होता था रोटी कपड़ा मकान, बेसिक है, उसके बाद आता है बिजली सड़क पानी। इतना भी इतने वर्षों के बाद आम जनता को मिले तो एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमारे से अगर 5 लोगों की भी मदद हो पाए तो आई थिंक इट विल बी गुड इनफ। आपको सोशल मीडिया पर आते हैं कोई अप्रिसिएशन के मैसेजेस कुछ? नहीं आते हैं, थैंकफुली पॉजिटिव ही आते हैं। कभी कभार होता है, पर वो मुझे लगता है कि ये भाजपा की जो ट्रोल आर्मी अनलीश करते हैं कि जहां आपने थोड़ा सा खुल के बात कर ली, ख़ास करके धर्म रिलेटेड इशू पे, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि आज एज अ मुस्लिम अगर मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हूँ, गाली मुझे दोनों तरफ से पड़ती है। अगर मैंने औरंगज़ेब की बात करी तो मुझे कहा जाता है पाकिस्तान में चले जाओ। अगर रामनवमी पे मैंने मुबारकबादी दे दी लोगों को, देशवासियों को, तो मुझे इधर से अगर सुनने को पड़ता है। पर हम लोगों की जो परवरिश रही है, हमारे पिता ने, माता पिता ने यही सिखाया है कि सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट है। हम लोगों ने ईद और दिवाली दोनों बराबरी से, खुशी से मनाई है। रिलीजन एक बहुत पर्सनल एस्पेक्ट है, आई थिंक वो आप पर्सनल स्पेस में अपना फॉलो करें। पर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको इज़्ज़त होनी चाहिए एक दूसरे के धर्म की, कल्चर की, ट्रेडिशंस की, जो भी है। तो हमने तो यही सीखा है, हमारे पास हर किस्म के दोस्त हैं, हम सबके बीच में पले बड़े हैं, और यही संदेश इस देश को पहुंचाना चाहते हैं कि मिलके रहेंगे, साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। अब औरंगजेब का भी क्योंकि जिक्र आ गया है तो सवाल पूछ लेती हूँ। जी जी। आपकी नज़र में औरंगजेब कौन है? देखिए, औरंगज़ेब जैसे थे वैसे थे, 400 साल पहले कब्र में चले गए। आज आप गरीबों का घर बुलडोज़ कर रहे हैं, अब आप 400 साल पुरानी कब्रें खोदने चले हैं। मतलब देश में और गंभीर मुद्दे नहीं हैं क्या? देश में इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, पर आप लोगों का ध्यान ऐसे भटका रहे हैं कि लोग आज डिबेट कर रहे हैं औरंगज़ेब की कब्र पर। देखिए, इतिहास जो होता है, सही गलत जो भी है, पर है, वो हो चुका है। द पास्ट इज़ द पास्ट, इट हैज़ हैपेंड। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और अगर वो गलत भी थे तो आप उन गलतियों से सीख के मूव ऑन करिए। पर आप 400 साल पुराने किसी टायरेंट रूलर को भी आप कहें, आज आप डिबेट कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, औरंगज़ेब की, बट आज जो हिंदुस्तान बना है वो इट इज़ अ असिमिलेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एंड आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि अंग्रेज़ भी हमारे को हुकूमत करके गए हैं, मुग़ल भी करके गए हैं, लोधी भी करके गए हैं, खिलजी भी करके गए हैं। उससे पहले हमारे पास इतने बड़े बड़े अशोका से लेकर, मतलब आप यू कैन गो बियॉन्ड। इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, एंड टुडे व्हाट वी आर इज़ अ अमेलगमेशन, अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो आप उसको कैसे, मतलब आज मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मुझे तो पता भी नहीं कि मेरा औरंगज़ेब से कोई रिश्ता था कि नहीं था, पर आज मैंने स्टेटमेंट सुना, कह रहे हैं कि आप ताजमहल और कुतुब मीनार को गिरा दो। दुनिया भर से लोग ताजमहल को देखने आते हैं, जस्ट बिकॉज मुग़ल बना के गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि देश में किस तरह की सोच फैलाई जा रही है, लोगों के बीच में क्या चल रहा है। आपको लगता नहीं है कि हमारे पास और इश्यूज़ हैं? अभी मैंने बात करी रोटी कपड़ा मकान की, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, लोगों के घर में साफ़ पीने का पानी नहीं है, राशन जो आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं। दैट आंसर्स यू। आप बोल रहे हो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आपको अगर ज़रूरत पड़े, आप प्राउडली बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, पर ज़रूरत है कि आपको मुफ्त बांटना चाहिए? आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप नौकरी दे सके लोगों को, उनकी खुद की कमाई होने का मौका दें।
और ये सब छोड़ के हम डिबेट कर रहे हैं औरंगजेब। मुमताज जी, हाल में आखिरी सवाल भी है, हाल में वक्फ संशोधन बिल जी संसद में पास हुआ, जी दोनों सदनों में पास हुआ, और आपका उस पर क्या पक्ष है? क्योंकि हमने देखा और चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि क्यों राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस पर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अगर तो जिस तरीके से सरकार ने कहा कि हमारी जो नियत इस अमेंडमेंट पे है कि हम गरीब मुसलमानों की मदद कर सकें और करप्शन वक़्फ़ में ख़त्म करें, तो ठीक है। पर अगर आप एक तो आप पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि आपने प्रोपेगेंडा तो ये फैलाया है कि आम जनता को, जो मुस्लिम नहीं है, उनको लग रहा है कि मुसलमानों ने ये सारी ज़मीनें हड़प ली हैं। वक़्फ़ का मतलब ये नहीं है। आज अगर मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी ज़मीन जो है डोनेट करना चाहूँ चैरिटी में, एंड मैं बोलूँगी कि आप चैरिटी में लीजिए, इस पे आपने अगर स्कूल बनाना है और चला के उस प्रॉफिट से आप गरीबों की मदद करें, या फिर आप इस पे कब्रिस्तान बनाएं, या इस पे आप मस्जिद बनाएं, या आप इसमें एक ऑर्फनेज बनाएं, मेरी मर्ज़ी है। ये मैंने अपना पर्सनल या मेरे बाप दादा की ज़मीन डोनेट करी है, तो ऐसा नहीं है कि किसी की ज़मीन ज़ब्त कर ली। लेकिन प्रोपेगेंडा आपने ये फैलाया है कि वक़्फ़ का मतलब है कि भाई जो देखा उंगली डाली और उसको उठा लिया। अब लोगों को लग रहा है कि अमेंडमेंट आया है तो सरकार ये सारी ज़मीन वापस ले लेगी, विच इज़ नॉट द केस। फाइन लाइन आम जनता को समझ नहीं आती है। दूसरा, जो आपकी नीयत थी कि आप इसमें सबको मौका देंगे, गरीब मुसलमानों की मदद होगी, आप एक तरफ गरीब मुसलमानों की मदद की बात कर रहे हैं, आप रात को 2 बजे तक पार्लियामेंट में वक़्फ़ पे डिबेट कर रहे हैं, वहीं एक हफ़्ता पहले ईद, जो एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उस पर आपकी भाजपा की सरकार यूपी में बोलती है कि आप अपने छत पे भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। ईद देखिए होती नहीं जब तक ईद की नमाज़ ना पढ़ी जाए। आप आपके धर्म को फॉलो करने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। आप मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चला रहे हैं, आप उनको उनका बराबरी का हक नहीं दे रहे हैं, और फिर आप पार्लियामेंट में कहते हैं ट्रिपल तलाक किया, मुसलमान औरतों का फ़ायदा हो गया, आपने वक़्फ़ में गरीब मुसलमानों की मदद कर दी। डबल स्टैंडर्ड दिखता है। दूसरा, अब आपकी नीयत क्या है? ये ज़मीनों का आप क्या करेंगे? कल आप डिस्प्यूट दिखा के अगर इनको कब्ज़ा करके अपने औने पौने भाव में आपकी मर्ज़ी से बेच देंगे कि डिस्प्यूटेड है, तो फिर इससे पता चलेगा कि आपकी इंटेंशन क्या थी। तो अभी टाइम दिखाएगा कि इस अमेंडमेंट से आप क्या करते हैं। वी आर स्केप्टिकल अबाउट इट, वी आर वेरी स्केप्टिकल। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो आप नियत बता रहे हैं, मोस्ट वेलकम, हम खुश हैं कि अगर आप करप्शन ख़त्म कर पाएंगे, अगर आप इसमें गरीब मुसलमानों की मदद कर पाएंगे, बट आप संदेश जो है प्रोपोगेंडा के थ्रू अलग पहुंचा रहे हैं, और इससे आप जो है देश को बांट रहे हैं, लोगों में एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, योर्स एंड माइन। आप लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि यहाँ जो 20%, 15% इस देश में जो मुसलमान हैं, वो देश की ज़मीन हड़प रहे हैं। ये गलत संदेश है, ऐसा नहीं है, पर इस पे सरकार को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। सो वी आर नॉट वेरी श्योर आपकी इंटेंशन क्या थी। ट्रिपल तलाक की अगर मैं बात करूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ट्रिपल तलाक एक कल्चरल कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट इस्लाम में पर से ट्रिपल तलाक तो अलाउड ही नहीं है। आज आप 3 बार तलाक बोल के तलाक नहीं दे सकते हैं, पर इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। अब इससे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, आपकी लाइफ में इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे आपके चूल्हे जले, आपके बच्चों को नौकरियाँ मिली, आपके घर में आपके बच्चों को सही एजुकेशन मिला, आपके घर में एक्स्ट्रा पैसा आया, पर ऐसा प्रोपोगेंडा क्रिएट कर दिया गया कि मुसलमानों को उनकी जगह दिखाई जा रही है, मुसलमानों को ठिकाने लगाया जा रहा है, उसमें लोग खुश हैं। तो लोगों को सिर्फ आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं ताकि लोगों को अपनी असली समस्याओं से आप भटका के रखें, उनको उससे दूर रखें, ताकि लोग भूल जाएं कि भाई हमारे पास तो रात के खाने का पैसा नहीं है, बस इसी में खुश हैं, मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया। पर जब तक, जैसा मैंने कहा शुरू में, कि साथ मिल के नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगी, तब तक देश तरक्की कैसे करेगी? हम सबका देश है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। जिन्होंने जाना था पाकिस्तान, वो चले गए। हमारे बाप दादाओं ने
हिंदुस्तान को अपनी भूमि वतन समझा था, वहीं यहीं रहे हैं। आज इंडिया इज़ माई कंट्री एज मच एज इट इज़ योर्स, देर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन। मैं नहीं इसमें कोई फ़र्क समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि देश के सारे लोग, मुसलमान हो या हिंदू, यही समझें। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so बहुत much. बहुत आपको बेस्ट विशेस आपके अधिवेशन के लिए और Thank you. गुजरात में कांग्रेस के आने वाले प्रदर्शन के लिए। 2027 में चुनाव है जिसके लिए पहले से ही वॉर फुटिंग पर कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयारी करना शुरू कर दिया है। आपका इस इंटरव्यू पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।